नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय इतिहास। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना प्रतीक: जन्म कमल, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रिमण, घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण, पीपल, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश दिए थे, धर्मचक्र जिसका हिंदी होता है पहिया, मृत्यु, महापरिनिर्वाण स्तूप। गौतम के पिता सुधोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा उनकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबंध थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग यानी महानिष्क्रमण दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुर से शिक्षा ग्रहण की। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान निर्वाण का प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ वह बोध गया कहलाया। बोध गया अभी बिहार में है। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ ऋषि पतन में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध, नंबर 4 गामिनी प्रतिपदा, चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी थी। बुद्ध धम्म तथा संघ बौद्ध त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसलिए इसे अनिश्वरवादी और अनात्मावादी कहा गया है। किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। बौद्ध सिद्धांत क्षणभंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई तथा संघ में सभी वर्णों तथा स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति अज्ञात शत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीति में आनंद और उपाली ने क्रमशः सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। इसकी अध्यक्षता शाबकमीर यानी साबाकामी ने की थी। इस संगति में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया तथा बौद्ध धर्म स्थिरवादी, थेरवादी तथा महासंघटिक में बट गया। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इनके अध्यक्ष मोगली बुद्धिस्ट थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ।
चतुर्थ बौद्ध संगति इस चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित भूत चरित्रम तथा संदारंद संस्कृत भाषा में है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्माण हो गई। बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। महाजनपद काल ईसा पूर्व 6वीं सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसे महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे तथा एक महाजनपद असमक नर्मदा नदी के दक्षिण में था। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी तथा चांदी के सिक्के आहत सिक्के के नाम से प्रचलित थे। यह काल इन महाजनपदों के आपसी टकराव का काल, जिसमें अंततः मगध राज शक्तिशाली होकर उभरा था। महाजनपद और राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद मंडल में पड़ता है। अंग चंपा भागलपुर एवं मुंगेर में था। मगध राजगिरिया गिरिब्रज दक्षिण बिहार में था। बज्जी वैशाली उत्तरी बिहार में था। मल कुशीनगर प्रथम भाग में था एवं पावा द्वितीय भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र है। छेदी या चेती सोत्यवती या सुक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड में पड़ता है। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद एवं बांदा में पड़ता है। पंचाल उत्तरी पंचाल अहिच्छंद रामनगर बरेली में एवं दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य फर्रुखाबाद में पड़ता है। मत्स्य विराटनगर अलवर भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। शूरसेन मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल। असमक पोताना या पोटिल दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अवंती उत्तरी उज्जैनी दक्षिणी महिष्मती। गंधार तक्षशिला पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान। कंबोज राजपुर या हाटक कश्मीर में। कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा में। मगध साम्राज्य हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व के अधीन मगध काल शक्तिशाली होकर उभरा। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, जिसका शासनकाल 544 ईस्वी से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार ने अंग का अधिकार कर उसका शासक अपने पुत्र अज्ञातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा भी साम्राज्य को मजबूत किया। उसने कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह कर दहेज में काशी प्राप्त किया। उसने दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया, जिसने अज्ञात शत्रु को जन्म दिया। तीसरा विवाह मंद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसका राजा चंडप्रघोत महासेन था। बाद में दोनों में मित्रता हो गई तथा प्रघोत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे
गिरिवज्र कहा जाता था। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु कुड़ी मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने लंबे संघर्ष के बाद काशी तथा वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वस्कार अजातशत्रु का मंत्री था। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे मगध की राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने मारकर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे मगध की राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती का वत्स राज पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन या महानंदी था। शिशुनागों के बाद मगध का शक्तिशाली नंद वंश का शासक प्रारंभ हुआ, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण इसे एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। घानानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे यूनानी विवरण में अग्रमीज कहा गया। घानानंद सिकंदर का समकालीन था। विदेशी आक्रमण। जिस समय मगध के राजा साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उस समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इन्हीं हखमनी शासकों द्वारा किया गया। पहला सफल आक्रमण रेडियस प्रथम द्वारा किया गया। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने ही किया तथा उन्हीं की लेखन पद्धति आगे चलकर खरोष्टी नाम से प्रचलित हुई। सिकंदर का आक्रमण। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आया। उसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता, जिसके शासक आम्भी ने न केवल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया, बल्कि उसका सहयोग करने का भी वादा किया। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। झेलम नदी के तट पर लड़े गए युद्ध को विस्ताता या झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यद्यपि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। सिकंदर ने निकाया तथा झेलम के तट पर बौकाफेला नगर को स्थापित किया। गांधार शैली के विकास में भी यूनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिकंदर के साथ नियाकस, अर्नेसिक्रिटियस और आस्ट्रीटोबुलस जैसे लेखक भी आए, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जो इस काल के इतिहास निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र है। मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था तथा भारत में दास प्रथा नहीं थी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस तथा एंडोकोटस नाम का प्रयोग हुआ। सबसे पहले विलियम्स जोन्स ने सैंडकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त ने शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति वालों का वर्णन विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर उसे हेरात या कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। सेल्यूकस ने अपने पुत्र कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त के सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में अपना शरीर त्याग कर दिया था। बिंदुसार, इसका शासनकाल 298 ईस्वी से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने इसे अमितोचेष्टक यानी अमित घात कहा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में डायमेकस आया था जो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकोसस से मंदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के दरबार में टालमी, फिलाडेल्फस, मिस्र का राजदूत डायनोसियस भी भारत आया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। नोट: कुछ स्रोतों में कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था। अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। अशोक का वास्तविक राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। राजा अभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने शुरू किया था। अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 1750 में ट्रिफेल्थर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। प्रमुख अशोककालीन अभिलेख। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। शिलालेख। बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट। ये वस्तुएं राजज्ञाएं या राजकीय उद्घोषणाएं हैं। इनकी संख्या 14 है तथा ये 8 विभिन्न स्थलों शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़, एरगुड्डी एवं सोपारा से प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बृहद शिलालेखों का वर्णन इस प्रकार है। प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है। इसी में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा की स्थापना करने की चर्चा है। साथ ही चेर, चोल, पांड्य तथा ताम्रपणी, श्रीलंका जैसे दक्षिणवर्ती राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। तीसरे शिलालेख में युक्त, रजुक तथा परदेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा है। पांचवा शिलालेख धम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। 8वें शिलालेख में धम यात्रा का वर्णन है तथा 9वें शिलालेख में अशोक
अनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना करता है। अशोक के 13वें शिलालेख में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में अशोक ने 8 विक जातियों को चेताया है। 13वें शिलालेख में निम्नांकित पड़ोसियों की चर्चा है। सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। मिस्र का शासक टालमेनी द्वितीय फिलाडेल्फस था। मकदूनिया के राजा एंटिगोनस और सीरिया के राजा मगस था। एपीरस का शासक एलेक्जेंडर था। धौली और जौनगढ़ से प्राप्त शिलालेखों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेख, ये शिलालेख 14 बृहद शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ये शिलालेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए। यहाँ ब्रहगिरी, रूपनाथ, मास्की, उदगोलम, भाबरू, नेटूर, गुर्जरा आदि है। मास्की, गुर्जरा, उदगोलम तथा नोटूर लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख है, जबकि अन्य शिलालेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। भाबरू लघु शिलालेख अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के संदर्भ में सूचना देता है। स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, इसके अंतर्गत 7 राजाज्ञाएं या प्रज्ञापन है जो स्तंभों को उत्कीर्ण है। इसमें से 7वां लेख राजाज्ञा यानी सर्वाधिक लंबा। ये स्तंभ लेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। लघु स्तंभ लेख, इसके अंतर्गत कुछ लघु राजाज्ञाएं प्रज्ञान है। ये विभिन्न स्थलों से प्राप्त है, यथा सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुक्मणीदेई, निगवीना आदि। सांची, सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुकवाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। रुक्मणीदेई लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भूराजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। रुक्मणीदेई अभिलेख से मौर्य कालीन कारारोपण पद्धति का पता चलता है, इसलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। गुहा लेख, गया बिहार स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जिसमें आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, किंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला तथा लंगमान से अरामेइक लिपि में तथा कंदरास के पास सरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपियों में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिलता है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देवनाप्रिय की उपाधि धारण की तथा नागार्जुनीय पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया था तथा 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ महामात्य कहलाते थे। ऐसे अधिकारियों की संख्या 18 बताई जाती है। कुछ प्रमुख तीर्थ, समाहर्ता कर निर्धारता का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री है। संधिधाता राजकीय कोषागार का संरक्षक है। कर्मातिक उद्योग मंत्री,
अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता है। तीर्थ के प्रचार अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान तथा इनकी संख्या 27 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष: सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। पोतवाध्यक्ष माल पोत का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष था। पौड़ियाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चरागाहों का अध्यक्ष था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। मौर्य प्रांत और राजधानी: अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी था। उत्तरापद का राजधानी तक्षशिला था। कलिंग की राजधानी तोसली था। दक्षिणापंत का राजधानी सुरवाणगिरी था। प्राच्य या प्रवासी या पूर्वी प्रांत का राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थलीय तथा फौजदारी न्यायालय, कंटक शोधन मौजूद थे। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामत्स्य पर्व कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था का भ्रमणशील गुप्तचर को संचारक कहा जाता था। प्रांतों के प्रसारक कुमार आर्य या राष्ट्रीय कहलाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह रहता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य प्रशासन में स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। चतुर स्त्रियां गुप्तचर होती थी। आर्थिक व्यवस्था: चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल तुषास ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई तथा पानी के निकास के लिए नहर का भी निर्माण करवाया था। अदेव मातृक अर्थात वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती है उसे अच्छा माना जाता था। मौर्य काल में सोने के सिक्के को सुस्वर्ण या निष्क, चांदी के सिक्के को पौंड तथा तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे मौर्य काल से संबंधित